वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पढ़ते क्यों है ये चैप्टर, हम क्या सीखना चाहते हैं इस चैप्टर से। कुछ तो सीखना चाहते होंगे तभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा इसमें, देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव सीखते क्या है, टू लर्न काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। मतलब मैं इसमें काउंट करना सीखूंगा बट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। एक्चुअली काउंट करे बिना हम कैसे काउंट करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में एक जो फ्रेज जो आप बहुत बार सुनोगे, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आप सुनोगे, दैट इज इन हाउ मेनी वेज। इस फ्रेज को आप बहुत बार सुनोगे, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ। ये दो ऐसे फ्रेज हैं जो इस चैप्टर में आप मल्टीपल टाइम्स सुनोगे, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल परम्यूटेशन को। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हम इसमें काउंटिंग करना सीखेंगे विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो स्टेटमेंट्स देता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो स्टेटमेंट्स देता है। पहली स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन रूल, इट सेज इफ अ वर्क can be done in m ways. If a work, let's say A, if a work A can be done in m ways, another work B can be done in n ways, then work A and B can be done simultaneously in m multiply by n ways। ठीक है, देखो धीरे धीरे जो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना इस चैप्टर में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक वर्क है ए, वो m वेज में कर सकते हैं, और कोई वर्क है बी जिसको हम n वेज में कर सकते हैं। एक वर्क को करने के m तरीके हैं, बी वर्क को करने के n तरीके हैं। तो ए और बी को साथ में करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो मान लो
3 सिटीज हैं या 3 सिटीज हैं ए बी एंड सी, ए बी सी। ए से बी 2 फ्लाइट्स जाती हैं, ठीक है। बी से सी 3 फ्लाइट्स जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। 3 सिटीज हैं, ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ए से बी 2 फ्लाइट्स जाती हैं, बी से सी 3 फ्लाइट जाती हैं, तो कितने तरीके आप ए से सी जा सकते हो वाया बी। तो देखो ए से बी जाने के कितने वेज हैं, 2 वेज। तो इस काम को 2 तरीकों से किया जा सकता है, या तो फ्लाइट 1 में जाओ या फ्लाइट 2 में जाओ। अब बी से सी जाने के 3 वेज हैं, या तो फ्लाइट 1 में जाओ या 2, इसको चलो 4 करता हूं, या तो 4 में जाओ या 5 में जाओ या 6 में जाओ। तो ए से सी जाने के वाया बी कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हुए, टोटल वेज कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 वेज। आप इसको तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, क्या क्या वेज बनेंगे। देखो फ्लाइट 1 से जाओ, फिर आगे 4 से चले जाओ, फिर 1 से जाओ 5 से, 1 से 6 से, और बाकी क्या बनेंगे 2 से 4 से, फिर 2 से जाओ ए से लेके बी तक का फ्लाइट 2 में जाओ, फिर बी से लेके सी में फ्लाइट 5 में जाओ। क्या इन 6 तरीकों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज हैं क्या, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, वही हमारा आंसर आया 6। तो देखा, दिस इज जो हमने यहां पर किया, ये वाला स्टेप हमने जो किया ये था एक्चुअल काउंटिंग, ठीक है। और जो यहां पर हमने किया ये था हमने जो सीखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने शुरू में ऑब्जेक्टिव क्या बताया था इस चैप्टर का, पीएनसी का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, टू लर्न काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। हमने इसमें काउंट नहीं किया एक्चुअली, बट हमने एक तरीका सीखा, हम विदाउट हम इसको एक्चुअली काउंट करें, हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर रूल, द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, which is एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल, अब ये क्या कहते हैं, इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन m ways, another work b can be done in n ways, then either A or B can be done in m plus n ways. This is addition rule. इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे। अब हम इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे, हम देखो, मान लो in a class of 15 boys and 10 girls, in how many ways a student
monitor can be selected। देखो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं और मुझे एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो कितने वेज हो सकते हैं इसके? कैसे करेंगे इसको? ऊपर एडिशन रूल यूज करेंगे हम। इसमें क्या बोलेंगे? अ बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन 15 ways. Similarly, a girl can be selected in 10 ways. तो अ स्टूडेंट कितने वेज में सेलेक्ट हो सकता है? या तो मैं 15 बॉयज में से कोई सेलेक्ट कर लूं या मैं 10 में से सेलेक्ट कर लूं। तो टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 वेज। तो 25 वेज है मेरे पास सेलेक्ट करने के एक स्टूडेंट मॉनिटर फ्रॉम दिस क्लास। वैसे भी देखो, अगर एक्चुअली अगर मुझे पीएनसी नहीं पढ़ना होता, लेमन टर्म्स में मैं बात करूं, मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। हाउ डज इट मैटर कि 15 बॉयज हैं या 10 गर्ल्स हैं? मुझे तो एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास 15 वेज हैं सेलेक्ट करने के, 15 चॉइसेस हैं मेरे पास, राइट? 25 चॉइस है मेरे पास। तो या तो किसी बॉय को बना दूं, 15 चॉइसेस वो हैं, और या किसी गर्ल को बना दूं, 10 चॉइसेस वो हैं। तो टोटल 25 वेज हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब जो ये प्रिंसिपल है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में FPCB बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में, हम कई अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बट हर कॉन्सेप्ट में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जरूर यूज होगा। कोई एक आधा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें नहीं भी यूज हो, बट क्वेश्चंस जो बनेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो किसी भी कॉन्सेप्ट से आ रहे हो, मैं इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करूंगा। आप आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम अपने क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस आप करते जाओगे, आपको अच्छे से ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है मेरा? पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज टेन डिफरेंट बॉल्स can be put in two different boxes? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मेरे पास दो बॉक्स हैं, ए और बी, और मेरे पास 10 बॉल्स हैं। हर क्वेश्चन में से बनाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये 10, ये 10 बॉल्स हैं और ये दो बॉक्स हैं मेरे पास। ठीक है, रुको थोड़ा सा इस बॉक्स को इधर बना देता हूं मैं। अब देखो यहां पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। देखो बॉल वन के पास कितने चॉइसेस हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है इस बॉल को पुट करने के? 2 चॉइसेस हैं। या तो मैं बॉक्स ए में डाल दूं या बॉक्स बी में डाल दूं।
इस बॉल को पुट करने के कितने चॉइसेस हैं? अगेन 2 चॉइसेस है, या तो मैं बॉल ए में, या तो मैं बॉक्स ए में डाल दूं या बॉक्स बी में डाल दूं। ऐसे ही इस बॉल को पुट करने के भी 2 चॉइसेस हैं, इस बॉल को पुट करने के भी 2 चॉइसेस हैं, इस बॉल को पुट करने के भी 2 चॉइसेस हैं, या तो इस बॉल को भी मैं बॉक्स ए में डाल दूं या बॉक्स बी में डाल दूं। सिमिलरली हर बॉल को पुट करने के मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, हर बॉल के लिए 2 चॉइसेस हैं मेरे पास। एवरी बॉल हैज 2 चॉइसेस। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, ऐसे 10 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024 वेज। ठीक है। अब अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन होता in how many ways I can put these 10 different balls in 2 different boxes such that no box remains empty। कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए अब ए और बी में से। तो देखो अब इसके लिए सोचो आप, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे बॉल को पुट करने के? 1024। इस 1024 में से एक केस ऐसा होगा जिसमें मैंने सारी बॉल्स ए में डाल दी होंगी, और एक तरीका ऐसा होगा जिसमें मैंने सारी बॉल बी में डाल दी होंगी। तो यानी कि 2 केस ऐसे होंगे जिसमें या तो ए खाली है, ए एम्प्टी है, या फिर बी एम्प्टी है। इधर ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी। तो मैं क्या करूंगा, वो दोनों केस हटा दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए? 1022। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट पे चलें। ऐसे धीरे धीरे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे अपना, धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बस मैं तो अभी आपको सिर्फ फील दिला रहा हूं कि पीएनसी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, बेसिक से अच्छे पे जाएंगे, बेसिक लेवल करेंगे फिर थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using digits 1, 3, 5, 7। ए पार्ट है विदाउट रेपिटेशन, और बी पार्ट है विद रेपिटेशन। ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। देखो मेरे पास ना 4 डिजिट्स हैं, 1, 3, 5 और 7, 4 डिजिट है मेरे पास। उन 4 डिजिट को यूज करके मुझे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने नंबर्स में बना सकता हूं वो काउंट करना है मुझे। तो या तो भाई बैठ के नंबर्स बना लो सारे, 1357, 1537, 1735, 7351, और देख लो कितने ऐसे डिफरेंट नंबर्स बनेंगे, या तो ऐसे काउंट कर लो। बट मैं पीएनसी इसलिए नहीं पढ़ रहा ना, क्योंकि मुझे ऐसे बैठ के अगर काउंट करने पड़े, एक्चुअली काउंट करना पड़े, तो पीएनसी पढ़ने का फायदा क्या है। तो हम यहाँ पर भी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ये 2 टर्म्स अब मैं आपको क्लियर करता हूं, विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन। देखो विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट क्या होता है? विदाउट रेपिटेशन होगा जब मैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं एक नंबर, ये तो अलाउड है, 1357 नंबर इज अलाउड, ये नंबर मैं फॉर्म कर सकता हूं। लेकिन विद रेपिटेशन क्या है? बट विदाउट रेपिटेशन तो 1357 मैंने फॉर्म कर दिया, ठीक है, लेकिन
1135 यूज नहीं कर सकता हूं मैं, 1135 नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, और मेरा पहला केस कौन सा है? विदाउट रेपिटेशन। समझ आया? विदाउट रेपिटेशन क्या होता है? जब मैं डिजिट को रिपीट नहीं करूंगा। तो देखो, मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? कितने वेज हैं फर्स्ट डिजिट को फिल करने के? 4 वेज है ना? इसको फिल करने के 4 वेज हैं। चाहे तो 1 डाल दूं यहां पे, चाहे तो 3 डाल दूं, चाहे तो 5 डाल दूं, चाहे तो 7 डाल दूं। अब देखो, अब सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? अब देखो, आपने फर्स्ट प्लेस पे एक डिजिट यूज कर ली है, चारों में से कोई भी एक डिजिट आपने इसमें डाल दिया, लेकिन एक डिजिट यूज कर ली ना आपने। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बची? अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स बची हैं। तो उन 3 डिजिट्स में से मैं कोई भी डाल सकता हूं, इसलिए इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 वेज हैं, राइट। सेकेंड प्लेस को, अब इस वाली प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं मेरे पास? जो टेंस डिजिट है उसको मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूं? देखो, एक डिजिट आपने 1000 प्लेस पे डाल दी, एक डिजिट आपने 100 प्लेस पे डाल दी, तो आपके पास बची तो सिर्फ 2 ही डिजिट है ना। तो आपके पास सिर्फ 2 ही वेज है इसको फिल करने के, और लास्ट वाली को सिमिलरली कितने वेज हुए? सिर्फ 1 वेज हुए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ, या बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, टोटल नंबर्स कितने फॉर्म हुए? टोटल नंबर्स वुड बी इक्वल टू 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 equal to 24. I can say, I can formulate 24 numbers using the digits 1, 3, 5 और 7 without repetition. अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? जब रिपीटेशन अलाउड है। तो पहली डिजिट को मैं कितनी वेज में फिल कर सकता हूं? सेम 4 वेज में, जैसे ऊपर किया था। लेकिन अब सेकंड डिजिट को मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूं? सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो। देखो, इस केस में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 1133 इज एन अलाउड नंबर। तो अब दूसरी प्लेस को भी मैं 4 ही वेज में फिल कर सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ना कि मैंने पहली प्लेस पे कौन सा डिजिट डाला है, मेरे पास वो डिजिट अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 1111 कैन ऑल्सो बी अ वैलिड नंबर, वो भी एक राइट केस है, करेक्ट केस है। और तीसरी डिजिट को भी सिमिलरली मैं 4 वेज में फिल करूंगा, और इस प्लेस को भी मैं 4 वेज में फिल करूंगा। तो अगेन यूजिंग एफपीसी, टोटल नंबर जो होंगे 4 की पावर 4 हो जाएंगे। इस केस में कितने हो गए? 2 की पावर 8, विच इज 256 नंबर्स। और यहां पे 24 नंबर्स। क्लियर हुआ? आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप एक बात सोचो, मैं ये क्वेश्चन आपको अभी बेसिक ही कराऊंगा थोड़े से, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे, ताकि एक झटके में नहीं करें ना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by using at least one or more flag out of 5 available different flags। देखो क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो आपसे कह रहा है आपके पास ना देखो 5 फ्लैग हैं, उसको, उन पांचों फ्लैग को यूज करके आपको एक सिग्नल जनरेट करना है, और आप
एक फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हो। मान लो आपके पास 4 फ्लैग है अलग अलग कलर्स के। मान लो एक है रेड, एक है ब्लू, एक है ग्रीन, फिर एक है ऑरेंज, एक है लेट्स से वॉयलेट। ये 5 कलर्स हैं आपके पास। इन पांचों कलर्स को यूज करके आपको एक सिग्नल जनरेट करने, कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हो? एक कलर यूज करना भी अलाउड है। देखो ऐसे कितने सिग्नल्स होंगे जिनमें सिर्फ एक ही फ्लैग यूज होगा? इस प्लेस को आप 5 वेज में फिल कर सकते हो, तो ऐसे 5 सिग्नल होंगे। ठीक है, अब ऐसे कितने सिग्नल होंगे जहां पे आप 2 फ्लैग यूज कर रहे हो? इस प्लेस पे आप 5 कलर्स प्लेस कर सकते हो, और इस प्लेस पे आप फिर सिमिलरली आप 4 कलर्स प्लेस कर सकते हो कि एक आपने यूज कर लिया, आपके पास बचे सिर्फ 4, तो आप यहां पे 4 यूज करोगे, तो ये टोटल कितना हो गया? 20। फिर थ्री कलर्स को यूज करके कितने सिग्नल बना सकते हो? 5। अब यहां पर बचे 4, क्योंकि एक यूज कर लिया तो 4 बचे, 4 में से कोई भी एक यहां पे डाल सकते हो, तो इसलिए 4 वेज हैं इस प्लेस को फिल करने के। इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हुए? 3 वेज होंगे। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 4 जा 20, 3 जा 60। 4 कलर्स यूज करके कितने बना सकते हो? देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितने सिग्नल बनेंगे? 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। अब एक बचा कौन सा, जिसमें आप पांचों कलर यूज कर सकते हो? इसको कितने, इस प्लेस पे 5 कलर्स यूज कर सकते हो, इस प्लेस पे 4 कलर्स, इस प्लेस पे 3 कलर्स, इस प्लेस पे 2 कलर्स, और इस प्लेस पे अगेन 1 कलर। ये भी कितना हो गया? 5 4 3 2 1 इक्वल टू 120। अब टोटल कितने सिग्नल जनरेट करें हैं हमने? एडिशन रूल क्या कहता है कि अगर एक काम को करने के m वेज है और दूसरे काम को करने के n वेज है, तो दोनों को इधर m और n, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? m प्लस n। यहाँ पे या तो मैं ये बना दूं, या ये बना दूं, या ऐसे बना दूं, या ऐसे बना दूं, या ऐसे बना दूं, एक यूज कर लूं, या 2 यूज कर लूं, या 3 यूज कर लूं, या 4 यूज कर लूं, या 5 यूज कर लूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल सिग्नल्स कितने हो गए यहाँ पे? 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 325। तो टोटल मैं 325 सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूं यूजिंग 1 और मोर फ्लैग आउट ऑफ 5 फ्लैग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4th क्वेश्चन है ये मेरा। ये बोल रहा है फाइंड द number of 4-digit numbers in which at least one digit is repeated। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब जब आप पीएनसी पूरा पढ़ लोगे ना, तो ये तो बच्चों जैसे क्वेश्चन लगेंगे आपको कि बचपन में करते थे ऐसे तो क्वेश्चन। देखो हमको क्या निकालना है? वो सारे 4 डिजिट नंबर्स का काउंट बताना है जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट जरूर रिपीट होगी, जैसे कि 1135, 1232, 1333, 1555, 9111, 9122, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? अब तो आदत पड़ जानी चाहिए ऐसे प्लेसेस बना के सॉल्व करने की। 2 क्वेश्चन में तो पीएनसी में
ये नंबर्स बनाने का है तो बहुत जल्दी पड़ती है। देखो पहली प्लेस पे मैं कितने वेज में नंबर फिल कर सकता हूँ, कितने वेज है मेरे पास? मेरे पास देखो 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 डिजिट्स हैं, कितने वेज हैं लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए? पहली डिजिट फिल करने के लिए सिर्फ 9 वेज है। क्यों 10 क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 0 फिल नहीं कर सकता हूँ। 0 फिल करते ही वो 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, इसलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 वेज है, ना कि 10 वेज। सिर्फ और सिर्फ 9 वेज। अब दूसरी प्लेस को फिल करने के कितने वेज है? 10 वेज। कोई भी 10 डिजिट डाल दूं, ऐसे इसको फिल करने के 10 वेज, इसको फिल करने के 10 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? ये टोटल नंबर्स कितने हो गए? ये 9000 हो गए। 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 9000। अब मैं वो नंबर्स निकालता हूं जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। टोटल नंबर्स या टोटल रादर 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स विदाउट एनी रिपीटेशन। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी अब, ठीक है। देखो पहली प्लेस को फिल करने के अगेन 9 वेज है मेरे पास, जैसे ऊपर बताया था मैंने, क्योंकि 0 फिल नहीं कर सकता। अब इस केस में सेकंड प्लेस पे बताओ मैं कितने फिल करूंगा? सिर्फ 9 वेज में फिल कर सकता हूं मैं सेकंड डिजिट को। क्यों? क्योंकि एक डिजिट पहले यूज कर लियो, रिपीटेशन तो है नहीं, इसलिए सिर्फ 9। अब इस प्लेस को यूज फिल करने के 8 वेज, 2 डिजिट यूज कर चुका हूं 10 में से मैं, इसको यूज करने के 7। तो ऐसे टोटल नंबर्स कितने आए? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है? 9 9 से 81, 81 इंटू 56, 81 इंटू 56 वुड बी 4536। ठीक है। अब देखो टोटल मेरे पास 9000 नंबर्स थे, 4 डिजिट, टोटल 9000 नंबर्स होते हैं। उन 9000 में से 4536 ऐसे नंबर थे जिनपे एक भी डिजिट रिपीट नहीं है। तो मतलब कि नंबर्स विथ एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड कितने हो गए? 9000 माइनस 4536 इक्वल टू 4464। मतलब कि 4464 ऐसे 4 डिजिट नंबर है जिसमें कम से कम एक डिजिट तो जरूर रिपीट हो रही है। देखो जो टेक्निक हमने यहां पर यूज की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आगे बहुत काम में आएगी। क्या टेक्निक यूज करी हमने? टोटल केसेस में से रॉन्ग केसेस हटा दिए। हमारे यहां पे टोटल केसेस क्या थे? टोटल केसेस थे टोटल 4 डिजिट नंबर विच इज 9000। और रॉन्ग केसेस कौन से थे? रॉन्ग केसेस वो थे इस क्वेश्चन के लिए जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, वो इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग केसेस थे। तो यहां पर मैंने जो टेक्निक यूज करी ना, टोटल माइनस रॉन्ग केसेस, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान में रखना उसको। ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स are possible such that no two consecutive digits are same। देखो आई होप कि आपको पीएनसी का ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया, जो क्वेश्चन ऊपर हमने करे वो अच्छे समझ में आए। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को आगे ट्राई करने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर आंसर मैच करना। देखो पहली प्लेस पे हम 9 डिजिट फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन 0 फिल नहीं कर सकते हम, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं। सेकेंड प्लेस को फिल कितनी वेज में कर सकते हैं? सोचो। 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। एक डिजिट यहां पर यूज कर लिए, इस डिजिट के अलावा मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं।
है ना? 9। बस एक ये वाली डिजिट यूज नहीं कर सकता, बाकी तो कुछ भी यूज करूं। इस प्लेस पे कौन से डिजिट से यूज कर सकता हूं मैं? इस पे कौन कौन से डिजिट में यूज कर सकता हूं? अगेन 9। सिर्फ एक ये वाली जो सेकंड प्लेस पे जो डिजिट यूज करी है वो नहीं यूज कर सकता, बाकी तो कुछ भी यूज करूं, है ना? यहां पे सिमिलर लाइन, सिर्फ एक ये वाली डिजिट यूज नहीं कर सकते और थर्ड प्लेस पे करी, उसके अलावा कोई भी डिजिट यूज कर लूंगा। यहां पर भी 9, तो टोटल कितने हो गए? 9 की पावर 5। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, पहले एक क्वेश्चन पहले अच्छा करेंगे, फिर एक और बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। यहाँ भी रुकूं? चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, और थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो आओ करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ 4 digit, find the number of 4 digit numbers in which repetition of digits are not allowed even digit appears at even places odd digit appears at odd places तो मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, सोचना कैसे है, कैसे नंबर्स फॉर्मुलेट करने हैं। एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हाँ जी, अगेन अ गुड क्वेश्चन। गुड तो नहीं है तो बेसिक ही, बट पीएनसी का पहला लेक्चर है यार हमारा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। हाँ जी, कैसे करोगे इसको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 4 डिजिट नंबर है, पहली प्लेस पे कोई ऑड नंबर आएगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस है, ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर। ठीक है ना? अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी, एक नंबर 4 से डिविजिबल हो, इसके क्या नंबर ऑफ वेज होते हैं? ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कब नंबर 4 से डिविजिबल होता है? ठीक है, कब होता है 4 से डिविजिबल नंबर? 4 से डिविजिबल होता है नंबर जब उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हो, राइट? वो जो डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हो, तब नंबर 4 से डिविजिबल आता है, राइट? क्लियर? तो ऐसे ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे 4 से डिविजिबल करवाने हैं। अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज एक बार लिख लेता हूं, कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल कब हो सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स लिख रहा हूं मैं, 04, 08। ठीक है, 04, 08, 12, 16, 20, 24,
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। चलो 100 नहीं ले रहा, ये लास्ट की दो डिजिट, चलो 00, बट 00 हो नहीं सकती, इसलिए लास्ट डिजिट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसमें से कौन के सारे डिजिट परमिसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एक पहली जो डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉसिबल है? ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं लास्ट की दो डिजिट्स फिल करने के लिए? 10 वेज, राइट? तो फर्स्ट प्लेस को मैं कितनी वेज में फिल कर पाऊंगा? एक ऑड यूज कर चुका हूं, 5 ऑड डिजिट्स टोटल होती हैं, तो टोटल कितने हो गई है? 4 वेज। इवन वे को फिल करने के 5 इवन डिजिट्स होती हैं, एक मैं यूज कर चुका हूं, तो बचे कितनी मेरे पास? 4 डिजिट्स। तो टोटल कितना हो गया? टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 4 इंटू 4 इंटू 10 इक्वल टू 160। टोटल 160 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी इवन डिजिट्स इवन प्लेसेस में है, ऑड डिजिट ऑड प्लेसेस पे है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और नंबर 4 से भी डिविजिबल है। ठीक, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, लेट s is equal to 1 2 3 4 5 6 till 100 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है s। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स a, b, c if a, b, c all belong to s and 2 to the power a plus 3 to the power b plus 5 to the power c is divisible by 4। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो। गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो यार, इसके करने के मैं आपको दो मेथड बताता हूं। एक अप्रोच सोचो और उसके बाद एक डायरेक्ट फिर एप्लीकेशन है उसकी। पहला मेथड देखते हैं, ठीक है? देखो, आप ऐसे समझो, इफ अगर जो a है ना वो 2 से ऊपर कुछ भी है, 2 से ऊपर कुछ भी है, 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर में जब मैं a को रेज करूंगा तो 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कुछ भी हो वो नंबर, 2 to the power a is always divisible by 4। ठीक है? अब मैं बात करता हूं 5 की पावर c की। बेटा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 + 1 की पावर c। अब आप लोगों में से जिसने बायनोमियल पढ़ा होगा, बायनोमियल थ्योरम जिसने पढ़ा होगा, वो ये अच्छे से जानता है, वो इजीली कह सकता है कि इस नंबर का जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आएगा जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। ऑलवेज
लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 when divided by 4। अब देखो, ठीक है, ऊपर वाला 2 की पावर ए हमेशा डिविजिबल हो गया, 5 की पावर सी हमेशा रिमाइंडर 1 आता है उसका। ये 2 की पावर ए प्लस 5 की पावर सी, देखो रिमाइंडर, एक रिमाइंडर का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले, कि अगर मैं 3 नंबर्स का सम एक किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर आता है ना, वो तीनों के इंडिविजुअल रिमाइंडर का सम होता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो वगैरह वाली नोटेशन यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो जेई के सिलेबस में जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बट अगर किसी को समझ में आता है कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का 5 की पावर सी इज 1 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 4। हमेशा मॉड्यूलस, हमेशा 4 से डिवाइड करने पे 5 की पावर सी जो है वो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं, मान लो कोई नंबर m प्लस n प्लस l को 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर जो होगा ना वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। रिमाइंडर m को डिवाइड करता हूं 4 से तो R1 आता है, n को करता हूं तो R2 आता है, l को करता हूं तो R3 आता है। तो जो टोटल रिमाइंडर होगा ना ओवरऑल m प्लस n प्लस l का, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूं मैं इसमें, नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैंने किसी एक नंबर से, मान लो 5 से मैंने किसी नंबर को डिवाइड करा, ठीक है, किसी नंबर x को मैंने 5 से डिवाइड करा, इसका रिमाइंडर अगर 4 आता है, ठीक है, रिमाइंडर इज 4, तो मैं इसको -1 भी बोलता हूं। बेसिकली रिमाइंडर माइनस दिस, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस डिवाइजर इज इक्वल टू नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखो ये समझ में आया ना। अब 3 की पावर b को देखो आप, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, लीव्स रिमाइंडर ऑफ -1 की पावर b ऑन डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, ये आया। अब देखो तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, मैं 2 की पावर a से जब मैंने करा था 0, 3 की पावर b को किया तो -1 की पावर b प्लस 1 की पावर c है, 1 आप कुछ भी कहो। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, इस रिमाइंडर को मुझे जीरो करना है, क्योंकि 4 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 है उस नंबर का। तो जब रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ये जो b है ये ऑड नंबर हो एक, राइट, क्योंकि c तो कुछ भी हो सकता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो b को ऑड नंबर होना पड़ेगा। तो अब देखो, फर्स्ट प्लेस a को चूज करने के कितने वेज हुए, 99, क्योंकि 2 से लेके 100 तक 99 वेज हुए। b को चूज करने के ऑल दी ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स होते हैं, 50, 1 से 150 ऑड नंबर्स है। और c कुछ भी हो सकता है, तो c को चूज करने के 100 चॉइसेस है मेरे पास। ये a है, ये b है, ये c है। a के लिए 99 चॉइसेस, b के लिए 50 चॉइसेस और c के लिए 100 चॉइसेस। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 99 इंटू 50 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आता है ये आता है 49500। बट क्या क्वेश्चन खत्म, क्या इतने ही पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं क्या, नहीं। अब मान लो इफ दिस इज 1, a की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 की पावर a का रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 5 की पावर c का क्या है, अभी भी 1 है। अब इस रिमाइंडर को 2
और 3 की पावर b का क्या होगा, -1 की पावर b। अब इस रिमाइंडर क्या बनेगा, टोटल 2 प्लस -1 की पावर b प्लस 1, इसको जीरो करना है। अब देखो 2 + 1 3 हो रहा है, रिमाइंडर 3 है और फिर -1 की पावर b है, तो ये रिमाइंडर कब जीरो हो सकता है, 4 से डिविजिबिलिटी पे, जब ये वाला नंबर जो है वो इवन हो जाए। b अगर इवन कर दूंगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर अगेन, तो b हैज टू बी इवन, राइट। तो इस केस में कितने ट्रिपलेट्स आएंगे, a तो 1 ही है, क्योंकि यहां तो सिर्फ a की तो पॉसिबिलिटी ली है मैंने, a = 1। बी के पास कितने चॉइस हैं, अगेन 50 चॉइसेस है, क्यों, क्योंकि ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और सी के पास कितनी पॉसिबिलिटीज, अगेन 100। तो यहां कितना आया, 1 × 50 × 100 = 5000। तो बाय एडिशन रूल टोटल ट्रिपलेट्स कितने हो गए, 49500 प्लस 5000 इक्वल टू सही लिखा है ना, 49500। अच्छा ये जीरो होगा, ये राइट, 3 जीरोज आएंगे यहाँ पे, 3 जीरोज आएंगे, राइट। और यहाँ पे तो ये 5000 ही है, ये बनेगा 5 लाख। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड है, मान लो ए के पास 100 चॉइसेस है, मैं ए को कुछ भी डाल रहा हूं, इसको मैं ब्लाइंड मैन्स मेथड बोल रहा हूं। ए को मैंने कुछ भी डाल दिया, 100 में से कुछ भी लेके डाल दिया, सी को भी मैंने कुछ भी डाल दिया। अब ऊपर की थ्योरी से आपको पता है कि मैं ए को कुछ भी डाल दूं, सी को कुछ भी डाल दूं, बी के लिए मेरे पास एनी हाउ 50 चॉइसेस ही हैं। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने आ गए ये, मैं ब्लाइंडली ए को कुछ भी डालता जा रहा हूँ 1 से 100 के बीच में, सी को भी कुछ भी डालता जा रहा हूँ, बट मैं ए को कुछ भी डालूं, सी को कुछ भी डालूं, मेरे पास बी के लिए तो 50 चॉइसेस ही अवेलेबल है। तो 50 × 100 × 100, आंसर सेम आया। बट सेकेंड मेथड के लॉजिक के लिए आपको ऊपर वाला लॉजिक बहुत सॉलिड होना चाहिए आपका, तभी आप ये बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जेई का पीवाईक्यू है। अब एक जेई का पीवाईक्यू लेते हैं। देखो अभी आप पहले ही लेक्चर में हो, फिर भी इतना यू आर दैट मच केपेबल, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से कि आप जेई का पीवाईक्यू कर पाओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जेई के क्वेश्चन एफपीसी पे या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे नहीं आते, या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी पूछता है जेई। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स p and q belongs to natural numbers is r² t⁴ into s², where r, t and s are prime numbers, then how many ordered pairs p, q are possible। जेई का पीवाईक्यू, आइए कैसे करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखो पहले आर की बात करते हैं, पी क्यू, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि इसके एलसीएम में r² आ रहा है,
आर स्क्वायर आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर, देखो सबसे पहले तो आप एक चीज यहां पे समझते हैं हम, इसको करने से पहले P हैज टू बी ऑफ द फॉर्म R की पावर अल्फा 1 इंटू T की पावर अल्फा 2 इंटू S की पावर अल्फा 3। P में R T और S के अलावा कोई और पावर तो हो ही नहीं सकती, तभी LCM R T और S की पावर में आएगा, राइट। सिमिलरली Q हैज टू बी R की पावर बीटा 1, T की पावर बीटा 1 और S की पावर बीटा 3, ये बीटा 2 होगा, करेक्ट। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। देखो अगर मैं R की बात करता हूं, R की, P में क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जो P हो, P में R हो ही ना, R की पावर 0 है, बट इस केस में Q में R स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी R स्क्वायर बना ना। हाईएस्ट पावर P और Q में R स्क्वायर है, और एक ना एक नंबर में R स्क्वायर जरूर होगा, हाईएस्ट पावर भी और एक ना एक नंबर में R स्क्वायर जरूर होगा, ठीक है ना। यहां से मुझे एक चीज पता है, अच्छा क्या पता है मुझे, अल्फा 1 और बीटा 1 हैज टू बी इक्वल टू 2, या तो अल्फा 1 या बीटा 1 दोनों में से एक ना एक 2 जरूर होगा, या दोनों भी 2 हो सकते हैं। सिमिलरली अल्फा 2 और बीटा 2 4, और अल्फा 3 स्लैश बीटा 3, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि P में R की पावर 1 और इसमें R स्क्वायर हो, R स्क्वायर R स्क्वायर। और क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें R स्क्वायर और इसमें R की पावर 1 हो, इसमें R की पावर 1 हो और इसमें R स्क्वायर और इसमें R की पावर 0, ठीक है बात। तो ये 5 ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब ध्यान से नोट करो कि ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी कैसे, कैसे बनेंगी बेटा, जब आप 2 तक जाओगे, 0 1 2 और फिर से 1 0, तो जो नंबर ऑफ केस हैं वो ट्वाइस होंगे किसके, इस पावर के, +1। +1 कौन से वाला केस है, जिसमें दोनों पावर्स में 2 2 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल चॉइसेस ऑफ R कितनी होंगी, 5, 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि देखो ये वाले केस 2 बार काउंट होंगे, ये वाले केस 2 बार काउंट होंगे, ऐसे केस ये यहां पर और यहां पर। इसके अलावा एक केस होगा जो एक ही बार काउंट होगा, जिसमें दोनों पावर सेम है। सिमिलरली मैं बोलूंगा टोटल चॉइसेस ऑफ S कितनी होंगी, देखो S में 4 आ रहा है ना, S की पावर 4 चाहिए मुझे, तो एक केस होगा जब अल्फा 2 की पावर 4 और बीटा 2 की पावर 4 बन जाएगा। उसके अलावा 0 से लेके 3 तक जब मैं वेरी कराऊंगा 4 केस आएंगे, फिर 4 केस और +1, तो ये बनेगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 9। सिमिलरली टोटल चॉइसेस ऑफ T कितना होगा, गलत लिख दिया क्या, हाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया ये S होगा और ये T होगा, फिर गलत यार, सॉरी माय बैड, ये T होगा और ये S होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू अगेन 5। नाउ बाय FPC, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर P, Q कितने होंगे, 5 इंटू 9 इंटू 5, विच इज 45 इंटू 5 इक्वल टू 225।
225 ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल, क्योंकि R को चूज करने के 5 वेज, T को चूज करने के 9 वेज, S को चूज करने के 5 वेज, तो तीनों को साथ में चूज करने के तीनों का प्रोडक्ट, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन रूल. ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड. Eighth, the number of integers greater than 6,000 that can be formed using 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition. थ्री, 5, 6, 7 और 8 को यूज करके नंबर्स बनाने 6,000 से बड़े. ठीक है, अब देखो 6,000 कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है. पांचों को अगर मैं एक साथ यूज कर लूं, एक 5 डिजिट नंबर बनाऊं, तो कोई भी नंबर बना लूं 6,000 से तो बड़ा ही होगा. वो 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पहली प्लेस पे मैं क्या फिल कर सकता हूं? 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1. टोटल कितना हो गया? 125 डिजिट नंबर्स. लेकिन अब मैं 4 डिजिट भी तो कुछ तो बना ही सकता हूं ना. तो पहली प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो 6 लगा डाल दूं, या 7 या 8. दूसरी प्लेस को फिल करने की मैं 6, मान लो मैंने 7 और 8 यूज किया, तो आगे तो मैं नंबर कुछ भी डाल दूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 6,000 से बड़ा बनेगा. अब अगर मैंने आगे 6 यूज कर लिया, तो बेटा 6 अगर मैंने यूज भी कर लिया, बट इसमें ऐसी सारी डिजिट 0 से तो बड़ी है ना, तो मैं कुछ भी डाल दूं. यहाँ पे 3 यूज कर सकता हूं, क्योंकि एक डिजिट यहाँ यूज कर ली. बाकी कितनी बची मेरे पास? बाकी कितनी बची? अच्छा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. मेरे पास पर टोटल 5 डिजिट्स है. एक डिजिट यूज करी है, 5 में से एक डिजिट यूज कर ली, 4 बची, उस 4 में से कोई भी डाल दूं. 4, अब 3 बचेंगी और अब 2 बचेंगी, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गए ये 24, 72. 72 4 digit numbers. So using addition rule, total such numbers कितने हुए? 120 plus 72 equal to 192. 192 such numbers are possible. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे. चलो धीरे धीरे आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं. कुछ कुछ चीजें जहां पे आपको मैं बोलूँ ना, ये याद रखना, उन चीजों को आप याद रखना. ठीक है, क्वेश्चन इज a fair dice is rolled n times. ठीक है, find the number of ways such that 6 appears at least once. देखो भाई, जब हम एक डाइस को रोल करेंगे, तो
n प्लेसेस हैं ये मेरे पास, ठीक है। n प्लेसेस, पहली कितने चॉइसेस है पहली प्लेस के लिए? 6 चॉइसेस हैं। दूसरी प्लेस के लिए अगेन 6 चॉइसेस हैं। 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तीसरी के लिए भी 6, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, ऐसे करते करते सबके लिए 6। तो टोटल वेज कितने हो गए? 6 की पावर n। अब मान लो वेज सच दैट 6 नेवर अपीयर्स। 6 नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ 6 नहीं आएगा, ठीक है, 6 नहीं आ रहा अब। तो फिर अगेन n डिजिट, इस प्लेस को फिल करने के 5 चॉइस, 6 के अलावा बाकी 5 नंबर आ सकते हैं, 5 5 एंड सो ऑन 5। सो टोटल कितना हुआ इसका? 5 की पावर n, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टिल n टाइम्स, तो 5 की पावर n। तो ऊपर जैसे हमने करा था टोटल केसेस व्हेन 6 नेवर अपीयर्स और 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस, टोटल में से रॉन्ग केसेस हटा दो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। इफ अ सेट हैज n elements, how many total या how many subsets of this set are possible? एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? वैसे तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, बट देखो हम काउंट कैसे करते हैं, एक्चुअली में वो आता कैसे है। देखो पहला एलिमेंट लेता हूं मैं, एक सेट बना लेता हूँ A1 A2 A3 A4 टिल AN, ठीक है। ये n एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को खुद सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, पहले सेट के पास, पहले एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? मैं बोल सकता हूँ 2 चॉइसेस हैं पहले एलिमेंट के पास, या तो सेलेक्ट हो या ना हो सबसेट के लिए। दूसरे एलिमेंट के पास भी 2 चॉइसेस अवेलेबल है, या तो सेलेक्ट हो या ना हो। तीसरे वाले के पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, ऐसे करते करते सबके पास 2 हैं। तो टोटल सबसेट्स कितने हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 टिल n टाइम्स 2 की पावर n। ये आपको याद रखना है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि अगर एक n एलिमेंट का सबसेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, ठीक है। ये हमको याद रखना है, आगे इसकी और हम एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी, अरे चलो एक चीज और बताओ, एक ऑब्जर्वेशन और, जो हमने ऊपर 2 की पावर n सबसेट्स बनाए हैं, अगर मुझसे पूछा जाए नॉन एम्प्टी सबसेट्स तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n -1, एक हटा देंगे, एक सेट ही होगा ना जब सारे के सारे एलिमेंट्स नॉट चोजन में वाली चॉइस में चले गए होंगे। तो 2 की पावर n -1, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2 3 till 12 having property
that the sum of smallest and largest एलिमेंट इज 13। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको बताइए। देखो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एपी है जिसकी कॉमन डिफरेंस 1 है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम 13 है। तो एपी की प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं सेकंड और सेकंड लास्ट एलिमेंट इक्वल टू, यही लिख देता हूं चलो, 2 + 11, 3 + 10, 4 + 9, 5 + 8, 6 + 7। ठीक है, तो ये सारे वो केसेस हैं। अब मान लो, ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट m be the smallest and capital M be the largest element of the subset। इस एलिमेंट को ना, इस एक जो हमने सबसेट बनाएंगे उसका सबसे छोटा एलिमेंट स्मॉल एम है और सबसे बड़ा एलिमेंट कैपिटल एम है। तो मुझे पता है कि m + कैपिटल M हैज टू बी 13। तो केस ए क्या बनेगा, जब m की वैल्यू 1 होगी और कैपिटल M की वैल्यू 12 होगी। तो अब देखो आपके पास दो एलिमेंट्स तो सबसेट के फिक्स्ड हो गए, 1, 12। अब बीच में जो एलिमेंट्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 4 हो। कहाँ किन एलिमेंट्स में से चूज करने हैं मुझे, 2, 3, 4 टिल 11। कितने एलिमेंट्स हैं 2 से लेके 11? 2 से लेके 11 कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स है ना, ये 10 एलिमेंट्स है। तो इसको यूज करके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आप बना सकते हो? क्योंकि हर सेट में मैं इसको यूज करके एक एम्प्टी सेट भी, सबसेट भी बना सकता हूं। अगर मैं यहां से एक एम्प्टी सबसेट बनाता हूं, इसका मतलब मेरा जो सबसेट बनेगा एक्चुअल सबसेट वो कौन सा बन जाएगा, 1 और 12। अगर मैं सबसेट बनाता हूं 2, तो मेरा एक्चुअल सबसेट बन जाएगा 1, 2, 12। ठीक है, तो मैं यहां से एम्प्टी सबसेट भी बना सकता हूं और फुल प्रॉपर सबसेट भी बना सकता हूं। तो टोटल सबसेट्स होंगे यहां पे 2 की पावर 10। अभी ऊपर देखा हमने, ठीक है, कैसे आया ये। अब मान लो बी ऑप्शन, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 11। ठीक है, अब यहां पर आपके पास पॉसिबल चॉइसेस क्या क्या है, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो अब ये अपना 3 से स्टार्ट करोगे टिल 10। कितने, 8 नंबर्स है टोटल सबसेट जो ऊपर लॉजिक यूज किया। कितने बनेंगे, 2 की पावर 8, सी m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 10। पॉसिबल चॉइसेस 4, 5, 6 टिल 8। अब 8 तक जाना है हमको, क्योंकि 10 स्मॉल लार्जेस्ट होना चाहिए। 9 भी तो आ सकता है। तो कितने बनेंगे, 6 टोटल सबसेट्स, 2 की पावर 6। डी m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 9। पॉसिबल चॉइसेस 5, 6, 7, 8। 4 ही चॉइसेस बची। टोटल सबसेट्स कितने हुए, 2 की पावर 4।
6 और 7 टोटल सबसेट्स कितने हुए? 2 स्क्वायर। एफ एक केस जब m की वैल्यू 6 हो जाए और m की वैल्यू 7 हो जाए तो ओनली वन सबसेट इज पॉसिबल विच इज 6 एंड 7। ठीक है, तो टोटल सच सबसेट्स कितने हुए मेरे पास? टोटल सबसेट्स 1 मतलब प्लस 2 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10। अब ये एक जीपी बन रही है ऑफ कॉमन रेशियो 4। सॉल्व कर दो, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, कॉमन कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है। कॉमन रेशियो इज 4, 4 की पावर 6 -1 डिवाइड बाय 4 -1, कितना आएगा ये? 4 की पावर 6 कितना होता है? 4 की पावर 6 is 2 की पावर 12 विच इज 4096 -1 इज 4095 बाय 3 कितना आता है ये? 1365। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, जो कि हम सेट थ्योरी में देखा, सेट थ्योरी बेस्ड था ये। फाइंड द नंबर ऑफ 5-digit numbers having sum of digit as even। देखो 5 प्लेसेस है, फिर से हम इसको बेगर्स मेथड से करेंगे, या नॉट बेगर्स मेथड, ब्लाइंड मैन्स मेथड से हम इसको करेंगे। ब्लाइंड मैन्स मेथड क्या है? मैं कुछ भी डालता जाता हूँ, 5 डिजिट नंबर है ना, पहली प्लेस पे मैं 9 डाल सकता हूँ। 9 चॉइसेस है मेरे पास, 0 से लेकर 9 में 10 डिजिट्स हैं, 10 में से 0 नहीं डाल सकता, तो 9 डिजिट्स हैं। फिर 10, फिर 10, फिर 10। ठीक है, अब लास्ट डिजिट में कितने चॉइसेस अवेलेबल है? देखो आगे वाली जो, जब भी आपने डिजिट्स डाल दी 9 कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 कुछ भी डाल दिया, तो आगे इफ हम मुझे इवन चाहिए, तो मुझे ये पता है कि अगर इन 4 डिजिट का सम अगर इवन बना तो मेरे पास पहले करने के लिए 5, तो मैं सिर्फ 5 ही चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो मैं कोई इवन डिजिट ही डाल पाऊंगा यहाँ पे, तभी डिजिट का सम, टोटल डिजिट्स का सम इवन बनेगा। इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। अब अगर इन 4 डिजिट्स का सम ऑड बना, मान लो कुछ भी डाल दो, जैसे 1 + 3 + 5 + 2, ये डिजिट्स मैंने डाल दी 1 3 5 2, डिजिट सम ऑड बन रहे हैं। अब क्योंकि मुझे पता है ऑड प्लस ऑड इवन है, तो यहां पे मेरे पास अब डालने के लिए सिर्फ एक ऑड डिजिट बची। तो इन एनी केस मेरे पास यहां फिल करने के लिए सिर्फ 5 ही चॉइसेस है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 9 × 10 × 10 × 10 × 5 विच इज 45,000, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि टोटल मेरे पास जो 5 डिजिट नंबर्स हैं 90,000, जिसमें से आधे नंबर्स का डिजिट सम इवन है और आधे नंबर्स का डिजिट सम ऑड है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक फिर से एक जेई का पीवाईक्यू लेते हैं। एन एन डिजिट नंबर is formed using digits 2 5 and 7 without repetition, with repetition। एक n डिजिट नंबर बनाया इन 3 डिजिट्स को यूज करके। इफ such numbers are more than 900, then find the
मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। देखो क्वेश्चन में क्या करे, एक एन डिजिट नंबर बनाया गया, जितने भी एन डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं 2, 5 और 7 को यूज करके, और वो सारे नंबर्स जो को जब मैंने काउंट करा तो 900 से ज्यादा है। ठीक है, तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या है? देखो कितने नंबर्स बनेंगे, एन प्लेसेस हैं, पहली के लिए 3 चॉइसेस, दूसरी के लिए 3 चॉइसेस, फिर 3 चॉइसेस, ऐसे करते करते लास्ट तक 3 चॉइसेस। टोटल नंबर्स कितने आए? 3 की पावर एन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 की पावर एन जो है वो 900 से ज्यादा है, तो 900 या 900 से ज्यादा है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मुझे पता है, तो यहां से n की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 3 की पावर 7 जो होता है वो 900 से बड़ा होता है, क्योंकि 3 की पावर 6 is 729 which is less than 900. तो n has to be greater than equal to 7, तो n minimum is 7। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 900 से ज्यादा है, तो 900 से ज्यादा होने के लिए n minimum has to be 8, राइट? चलो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और अच्छा बढ़िया लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इन अ गेम ऑफ फ्लैश, in a game of flash, a sequence occurs when 3 consecutive numbered cards, not all of same suit, appears। ठीक है, एक फ्लैश की गेम है जिसमें 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं, राइट? थोड़ा अभी बता दूंगा वो कार्ड थ्योरी आपको। फिर तू फिर क्या बोल रहा है वो? The pure sequence occurs if the 3 cards are of same suit, तो प्योर सीक्वेंस हो जाती है। A player is dealt 3 cards, find the number of pure sequence। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा कार्ड थ्योरी का आइडिया दे देता हूं आपको, जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर देने वाला पार्ट। डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक? 52 कार्ड्स में, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। 4 सूट्स होते हैं, कौन कौन से? स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट।
कार्ड देखा तो आपने देखा भी होगा, एक ये ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता है, ये कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। और स्पेड कैसे बना होता है? स्पेड ऐसे बना होता है। हर सूट के 13 कार्ड्स ईच होते हैं, 13 कार्ड्स ईच। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एस, इसको मैं नंबर 1 और 14 यूज कर सकता हूं, ठीक है। 11 को मैं जैक बोलता हूं, 12 को मैं क्वीन बोलता हूं, और 13 को मैं किंग बोलता हूं। और साथ में मैं 11 12 13 को फेज्ड कार्ड्स भी बोलता हूं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी कार्ड थ्योरी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज कि एक गेम है फ्लैश की जिसमें एक प्लेयर को हर प्लेयर को 3 कार्ड्स दिए जाते हैं। हर प्लेयर को क्या है? 3 कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। हर प्लेयर को 3 कार्ड्स दे रहे हैं अब हम, ठीक है भाई। अब अगर मैं हर प्लेयर को 3 कार्ड्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, तो उसमें सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस तब होती है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट सेटल डाउन। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होती है जब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाए, ठीक है। 3 क्या हो जाए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 7 8 9 10 11 12 11 12 13 11 12 13 और 12 13 14। फर्स्ट और इसमें मैंने एस को 1 यूज किया और इसमें मैंने एस को 14 यूज किया। तो आप दोनों एस को दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? सीक्वेंस में से सबका सूट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब 2 कार्ड क्लब के, 1 कार्ड स्पेड का चलेगा, बट तीनों स्पेड के नहीं चलेंगे। और प्योर सीक्वेंस में क्या होता है? तीनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, कितनी प्योर सीक्वेंस होंगी? कितनी प्योर सीक्वेंस होंगी? सबसे पहले तो मान लो मैं कोई एक सीक्वेंस की बात करता हूं। लेट्स फिक्स अ सीक्वेंस, ठीक है। मान लो ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो पहला कार्ड है, दिस इज कार्ड 1, दिस इज कार्ड 2, दिस इज कार्ड 3। जो पहला कार्ड है इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? कितने ऑप्शन? एक ही सीक्वेंस है। मान लो मैं बात करता हूं 2 3 4 की, 2 3 4 की बात करता हूं। इस पहले कार्ड को फिल करने के मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 सूट्स। चारों में से किसी भी सूट का 2 डाल सकता हूं मैं यहां पे। मेरे को 2 3 4 डालना है। रुको, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं इनको ऐसे लिखता हूं। 2 3 4, 4 सूट अवेलेबल है, 2 में से कोई भी 4 सूट डाल दूं। अब क्योंकि मेरे को पता है प्योर सीक्वेंस है, तो चारों सेम ही सूट, तीनों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो जब अगर मैंने मान लो 2 ऑफ क्लब यहां पे डाल दिया, तो 3 तो फिक्स हो गया, 3 ऑफ क्लब ही डालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही सूट है और इसके लिए भी एक सूट है। तो टोटल सच सीक्वेंस कितनी सीक्वेंस हुई है वाली? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 सीक्वेंस होगी 2 3 4, ठीक है ना।
बट अभी हमने देखा ऐसे टोटल, ये तो हमने एक ही सीक्वेंस की बात करी है, बट ऐसे कितनी सीक्वेंस पॉसिबल है? 1 2 3, 1 2 3 2 3 4। देखो चलो लिख के देखते हैं, मैं ये वाला आपको लिख के दिखाता हूँ, ये वाला नंबर, ये चीज मैं आपको 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक मिस हो गई, वो भी लिख रहा हूँ मैं। 5 6 7 6 7 8 7 8 9 लिख दिए। अब 8 9 10 10 11 12 11 12 13 और 12 13 14। टोटल कितनी सीक्वेंस है? 1 से लेकर 12 तक रन किया है तो 12 सच सीक्वेंसेस। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल प्योर सीक्वेंस कितनी हुई? 4 × 12 = 48। क्लियर हुआ? अब दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का? एक तरीका और इसको सोचने का, कैसे सोच सकते हो आप इसको? कैसे? इसको मैं लिख देता हूं अनदर वे, अनदर मेथड। देखो बेटा, 3 कार्ड्स हैं। पहला जो ये वाला कार्ड है मैंने 1 से लेकर 12 तक डाले। अब मेरे को बताओ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अभी मैंने आपको बताया 52 में से पहली जो प्लेस है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, 13। तो 12, 1 से लेकर 12 तक यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है। और 4 सूट है, चारों में से किसी भी सूट का 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर आ सकता है। यानी मैं बोल सकता हूं मैं पहला कार्ड जो है वो 48 वेज है मेरे पास चूज करने के। मैं किंग को छोड़ के, 13 नंबर को छोड़ के कोई भी कार्ड उठा लूं। अब अगर मैंने मान लो 2 उठा लिया, तो अगला तो मुझे पता ही है ना। अगला तो मैंने यहां पे उठाया 48 में से कोई भी एक कार्ड उठा लिया, ठीक है, उठा लिया। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास अब कितने वेज है? सिर्फ एक ही तो तरीका है। क्योंकि मान लो जब मैंने, मान लो 2 ऑफ क्लब उठा लिया, तो मुझे पता है नेक्स्ट 3 ऑफ क्लब और उसके अगला 4 ऑफ क्लब ही होगा। पहला कार्ड मैं 48 वेज में चूज कर सकता हूं, बट जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं 48 में जैसे ही पहला कार्ड चूज कर दिया, अगले 2 कार्ड्स मेरे फिक्स हो गए। इसलिए टोटल कितना आ गया? ये टोटल कितना दिख रहा है मुझे यहां से? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 48 × 1 = 48। क्लियर हुआ? आओ चलो बी पार्ट करते हैं। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या था? एक मिनट, बी पार्ट था कितने सीक्वेंस होंगे। अब देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी? सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कि सारे जो कार्ड्स हैं वो सेम सूट के नहीं होने चाहिए। सीक्वेंस तो होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव तो होने चाहिए, लेकिन सेम सूट ना हो, ये याद रखना बस। पहला कार्ड में फिर से जैसे ऊपर हमने किया था, मैं फिक्स कर रहा हूं एक सीक्वेंस, लेट से 2 3 4। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। पहला कार्ड में कितने वेज में चूज कर सकता हूं? 4 वेज में, ठीक है ना। मैं 4 वेज में चूज कर सकता हूं ये वाला कार्ड। इसको चूज करने के कितने वेज हुए मेरे पास? अगेन 4 वेज। मैं 3 जो है वो किसी भी 4 सूट में से लाके डाल सकता हूं। और ये वाला कार्ड चूज करने के 4 वेज। तो टोटल कितना हुआ ये? टोटल सीक्वेंस 4 क्यूब। लेकिन अब ध्यान करो, इस 4 क्यूब में 4 केस ऐसे भी होंगे 2 3 4 के जो कि प्योर सीक्वेंस होंगे, जो कि सेम सूट के होंगे। ऊपर हमने देखा था ना, देखो 4 ऐसे सीक्वेंस आएंगे जो कि प्योर सीक्वेंस होंगे, राइट। वो 4 सीक्वेंस हटाने पड़ेंगे ना मेरे को, क्योंकि वो चारों सेम सूट के हैं। तो ये आपके ऐसे 2 3 4 सीक्वेंस है जो कि सेम सूट के नहीं होंगे सारे। हो सकता है कोई 2 सेम सूट के हो, बट सारे नहीं होंगे। तो 4 क्यूब कितना हुआ? 2⁶ विच इज 64। ठीक है, 4 क्यूब इज 64, राइट। 64 - 4 इज 60। टोटल 60 सच सीक्वेंस होंगे जिस जो कि
जो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे जो कि फिक्स्ड है। एक अगर मैं 2 3 4 की बात करूं, ऐसी 60 सच सीक्वेंसेस आर पॉसिबल जिसमें तीनों कार्ड सेम शूट के ना हो। बट अगेन टोटल सीक्वेंस कितने होंगे? अभी ऊपर हमने देखा था टोटल तो 12 होते हैं, हमने तो एक ही की बात करी 2 3 4 की, बट होंगे तो ऐसी 12 ना। तो टोटल सीक्वेंस के लिए मैं क्या करूंगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, विच इज 720। क्लियर हो गया? क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। कार्ड थ्योरी भी थोड़ी चलो पता चली आपको, प्रोबेबिलिटी में भी काम आती है कार्ड थ्योरी। उसके अलावा क्वेश्चन भी अच्छा था ये, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लेंगे बस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये चलो होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स which are less than 2 into 10 to the power 8, which can be formed, language ठीक करने दो, number of natural numbers less than 2 to the 2 into 10 to the power 8 which can be formed using digits 1 and 2। सो ये आपका होमवर्क है आज का। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अब अच्छे से क्लियर है। अब इसको जब हम आगे यूज़ करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया है। कोई भी डाउट हो तो जस्ट गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डू पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इस लेक्चर के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मैंने अपना ईमेल भी डाला है अपने डिस्क्रिप्शन में। इफ़ कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन मेल मी एट द सेम। ऑल्सो प्लीज़ students, do like, share and subscribe this channel as much as you can. do subscribe my telegram channel so that आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाए, आगे आने वाले लेक्चर्स के नोट्स मिल जाए, प्लस अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए, असाइनमेंट्स होती हैं वो मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।